गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर और इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स जिसमें हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेखा अल्पांश के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। क्या है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो ये पढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। अदिश क्षेत्र में जो अदिश राशि होती है ना, उसमें जो मैक्सिमम चेंज होता है ना, वही अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती है। और जो मैक्सिमम चेंज होता है ना, वो कहाँ होता है? अदिश क्षेत्र में जब अदिश राशि होती है ना, उसकी जो दिशा होती है ना, उसी में उसका मैक्सिमम चेंज होता है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो करते हैं। लिखिए, अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसी अदिश फलन के आकाश में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। किसी अदिश फलन के आकाश में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। जो अदिश राशि की प्रवणता होती है वो कैसी होती है? सदिश राशि होती है। ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसा होता है? सदिश होता है। आगे लिखिए, और ये उसकी दिशा यानी कि जिस दिशा में अदिश फलन होता है उसी दिशा में क्या होता है? जिस दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। क्या लिखा आप लोगों ने? और उसकी दिशा में, अदिश फलन की दिशा में इसमें परिवर्तन कितना होता है? अधिकतम होता है। जिस दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। ये डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं, देखिए, माना कि हमारे पास एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये लो, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका हो गया U1, U2, U3। ये क्या हो गया? 3 एक्सेस हो गए। अब इसमें हमने मान लिया ये S1 पृष्ठ है। क्या है ये? S1 पृष्ठ है। और ये कैसा है? सम अदिश पृष्ठ है। सम अदिश पृष्ठ है। सम अदिश पृष्ठ का मतलब क्या होता है? इसकी सारी जगह, जैसे ये है वो पृष्ठ, अब इसकी किसी भी जगह, चाहे यहाँ ले लो, 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 कहीं पे भी अदिश फलन होगा ना, उसका मान समान रहेगा। किसी भी जगह, इसमें किसी भी जगह हम सदिश फलन का मान लेंगे ना, तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, इक्वल रहेगा हर जगह। ठीक है? ये S1 पृष्ठ और अदिश फलन कितना है इसका? कितना? 5। अब दूसरा पृष्ठ ले लेते हैं S2 पृष्ठ। इससे यहाँ ले लेते हैं ये S2, और ये भी कैसा है? सम अदिश पृष्ठ। ये भी कैसा है? सम अदिश पृष्ठ। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P। ये P, इसकी मूल बिंदु O से दूरी कितनी है? ये लो, कितनी है? R वेक्टर। और इसके सापेक्ष S2 पृष्ठ पर ले लेते हैं बिंदु ये Q, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है?
वो देखते हैं। और पृष्ठ P1 के सापेक्ष Q पर, यानी कि PQ, ये कितनी दूरी है, डेल R। और OQ कितनी हो जाएगी, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। अब इस पे अदिश फलन का मान कितना होगा, देखिए फाई प्लस डेल फाई या डी फाई, कि जो ये अदिश फलन है और ये इस पृष्ठ के बीच में जो क्या चेंज हुआ, ये इतना चेंज हुआ, तो टोटल कितना होगा इस पे फलन, फाई प्लस डेल फाई। यहां तक लिखिए। अब देखते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लिखते भी रहिए साथ साथ में, इसमें थ्योरेटिकल तो कुछ है नहीं, पूरा मैथमेटिकल है, तो आप लिखते भी जाइए साथ साथ में और मैं समझाता भी जाता हूँ। अब यहाँ लेते हैं O और P। OP कितनी है अपने पास, R वेक्टर, क्या है, R वेक्टर। P और Q के बीच की दूरी कितनी है, P और Q, PQ वेक्टर कितना है, डेल R वेक्टर, डेल R वेक्टर। O और Q ये दूरी कितनी है, R प्लस डेल R वेक्टर। हो गया। अब देखिए यहां से हमने क्या कहा, अदिश फलन, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, फलन में अधिकतम परिवर्तन, मैक्सिमम परिवर्तन। और मैक्सिमम परिवर्तन कहाँ होता है, उस फलन की दिशा में। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं नॉर्मल, और इस पृष्ठ पे क्या डालते हैं, लंब, नॉर्मल, बिल्कुल यहाँ डालते हैं, और इसको क्या नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को R, और इसकी दूरी कितनी है, डेल n वेक्टर, और इस दिशा में इसका एकांक सदिश कितना है, n के। हो गया, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को सही से। तो P और R की दूरी कितनी हो गई बीच में, डेल n वेक्टर। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की दर। अदिश क्षेत्र यानी कि अदिश फलन, ये रहा डेल फाई, इसमें परिवर्तन कितना होगा, कितना हुआ है, डी फाई, कितना हुआ है, डी फाई। देखिए ये यहाँ फाई था, यहाँ पे भी फाई था, और ये परिवर्तन कितना हुआ, डी फाई। और हम दूरी के सापेक्ष ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं, डेल आर। तो कैसे हो गए, डेल फाई अपॉन डेल आर। तो हमें ये निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, आगे चलिए लिखिए। अब एक लाइन लिखिए छोटी सी, पृष्ठ S1 लिखिए, मैं लिख देता हूँ, लिखिए पृष्ठ S1 व पृष्ठ S2 के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। ये पृष्ठ S1 है और ये अपना पृष्ठ कौन सा है, S2 है। तो पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 के मध्य देखिए कितनी है न्यूनतम दूरी, डेल n। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अभी बताया था आप लोगों को, डेल फाई में परिवर्तन यानी कि फाई में परिवर्तन की दर। तो अब लिखिए P के सापेक्ष Q पर जाने पर, P के सापेक्ष Q पर जाने पर अदिश राशि में परिवर्तन की दर, P के सापेक्ष Q पर जाने पर अदिश राशि में परिवर्तन की दर। तो P के सापेक्ष अगर Q पे जाएंगे तो अदिश राशि में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले अदिश राशि फाई थी, यहाँ पर भी फाई थी, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी ऐड हुई है, डेल फाई। कौन सी टर्म हुई है, डेल फाई। आप इसको डी फाई ना करके डेल फाई कर लें, हम फिर बाद में आगे कर लेंगे इसको। ये डेल फाई सब डेल में कर रखे हैं तो इसको भी डेल ही में कर लो।
तो देखिए पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर अदिश फलन में परिवर्तन की दर, तो ये फाई था, यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, डेल फाई, तो कितना होगा, लिखिए, लिख लिया, लिखिए पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर अदिश राशि में परिवर्तन की दर। चलो मैं लिख देता हूँ, पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर, पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर अदिश राशि में परिवर्तन की दर कितनी है, पी के सापेक्ष के ऊपर जाने पर अदिश राशि में अदिश राशि में परिवर्तन। अब देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, आपको बता ही दिया कितना परिवर्तन हो रहा है, लिखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, डेल फाई, और ये परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है, दूरी के सापेक्ष, और दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की, पृष्ठ S1 यानी P और Q के बीच में दूरी कितनी है, डेल आर, डेल आर। इसको कर दीजिए यूं ब्रैकेट में बंद। अब ये तो हमने निकाल लिया अदिश क्षेत्र की परिवर्तन की दर। अब हमें क्या निकालना है, अधिकतम, क्या निकालना है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, देखिए इधर देखिए थोड़ा सा, ये है हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल आर। अब फाई का मान हमें अधिकतम मैक्सिमम प्राप्त करना है, और ये मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, जब इसका मान कम हो। और इसका मान कब कम होगा, देखिए देखिए डायग्राम में कुछ दिख रहा है आप लोगों को, साफ साफ डायग्राम बनाया मैंने, देखिए कहीं पे कुछ दिख रहा है तो हमें क्या करना है, डेल आर का मान कम करना है। डेल आर का मान कब कम होगा, जब ये दूरी है इस दूरी के बराबर हो जाए तो डेल आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, पृष्ठ S1 और S2 के न्यूनतम, ये देखो हमने पहले लिख लिया, पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, डेल n। तो जो हमारे पास ये है डेल n है, ये कैसी दूरी है, न्यूनतम, और हमें डेल आर को भी क्या करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम करना है। तो ये मिनिमम कब होगी, डेल आर, जब ये किसके इक्वल हो जाएगी, डेल आर इक्वल टू डेल एन। जब ये जाके ये दूरी कहाँ ले जाएंगे हम, यूं ऐसे हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, डेल आर न्यूनतम हो जाएगी। और जब डेल आर न्यूनतम हो जाएगी तो हमें डेल फाई का मान कैसे प्राप्त होगा, मैक्सिमम। कैसा प्राप्त होगा, मैक्सिमम। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए था, तो ये उतारना है नहीं। और अगर आप रफली उतारना चाहें तो एक बार मैं इस तरफ लिख देता हूँ आपको, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो लिख लीजिए फिर से, डेल फाई अपॉन डेल आर का मान हमें प्राप्त करना है मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, जब डेल आर कितना हो, मिनिमम, मिनिमम। और डेल आर मिनिमम कब होगा, जब इक्वल होगा किसके, डेल एन के। ये डायग्राम बना लेंगे, तो डायग्राम में जैसे देखेगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पहले लिख लिया कि ये जो दूरी है डेल एन, ये कितनी है, मिनिमम है। और जब ये मिनिमम हो जाएगी तो डेल फाई का मान हमें कैसे प्राप्त हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये आप रफली साइड में लिख सकते हैं अपने पेज में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मिटा देता हूँ, अब आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। अब लिखिए अदिश राशि फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर, लिखिए अदिश राशि फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर, लिखिए अदिश राशि फाई में
अदिश राशि फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होगी? उसकी पृष्ठ S1 की लंबवत दिशा में मिलेगी। अधिकतम परिवर्तन की दर उसके पृष्ठ S1 के लंबवत दिशा में होगी या फिर लंबवत दिशा में प्राप्त होगी। और लंबवत दिशा यानी कि ये लंबवत दिशा कौन सी होगी? ये वाली, ये जो पहले लिखा हुआ है n वेक्टर सदिश, कौन सी होगी? लिखिए अब, ये सारे लिखिए जल्दी जल्दी। ये जो है S1, ये रहा S1, और S1 की लंबवत दिशा देखिए ये, और लंबवत दिशा कौन सी है? डेल n। तो लिखिए फटाफट, इधर लिख देता हूं मैं अब, डेल फाई अपॉन डेल आर। मैक्सिमम कब होगा? देख ली, जब लंबवत दिशा में होगी क्या? अदिश फलन, डेल फाई अपॉन डेल एन। यही चीज़ हम लोगों ने अभी रफली तरीके से बताई थी, आपको समझाया था। अब इसको डी की फॉर्म में लिख लीजिए, डी फाई डी आर मैक्सिमम डी फाई डेल एन। करिए यहाँ तक। और अदिश फलन में मैक्सिमम चेंज, यही क्या होता है हमारा? ग्रेड फाई, जो हम लिखते हैं ना, GRAD, ग्रेड फाई, ये होता है। तो यहाँ तक लिखिए और आगे लिखिए अब। ग्रेड फाई किसके बराबर होता है? इस मैक्सिमम चेंज के बराबर होता है। तो लिखिए G ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई, सॉरी डी फाई डी आर चेंज कितना? मैक्सिमम। किसके बराबर होता है ये? डी फाई डी एन। और इसका एकांक सदिश भी लिख दीजिए। कितना है इसका एकांक सदिश? एन कैप। कितना है? एन कैप। अब यहाँ तक उतारिए आप फटाफट, और फिर हम चलते हैं आगे। तो पहले आप एक डायग्राम उतार लीजिए, उसके बाद में ये दूरियां उतार लीजिए, उसके बाद में ये, और इसके बाद में ये। तब तक मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ये। अब इसको ना लिख के हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे GRAD ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई डेन एन डी एन एन का। ये हो गया हमारे पास। ग्रेड फाई क्या है? डी फाई में मैक्सिमम चेंज। ग्रेड फाई क्या है? डी फाई में मैक्सिमम चेंज। अब मैक्सिमम चेंज कितना हो गया? डी फाई डी एन। तो अब आगे लिखिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डी आर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो डी आर से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्रेड फाई डी आर सदिश इक्वल टू डी फाई डी एन एन कैप डॉट डी आर सदिश। अब ये देख लीजिए, हम इसकी जगह कुछ करने वाले हैं, तो आपको मैं समझा देता हूँ। तो आप यहाँ समझ लीजिए क्या होगा, एन कैप डॉट डी आर। तो जब सदिशों का ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है? कोस थीटा आता है। तो डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा। अब हमें कोस थीटा का मान चाहिए। अब कोस थीटा का मान चाहिए तो हमें क्या करना है? ये वाला पृष्ठ उठाइए थोड़ा सा। ये हमारा S1 पृष्ठ हो गया, और ये हो गया हमारा S2 पृष्ठ। ये S1, ये S2, ये हमारा R,
सॉरी आर उस पे है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, इनको मिलाओ, ये लो, पहले ऐसे था तो इसको यू मिलाता हूँ, ये थीटा हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगी, और बेस कितनी है इसकी, डेल एन, ये कितनी है, डेल आर। और कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो ये जो सिर्फ समझाने के लिए हैं, आप रफली साइड में ऐसे लाइन खींच के अपने पेज में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे इसका मान डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि इसका मान डायरेक्ट क्या होगा। तो देखिए कोस थीटा, अब कोस थीटा यहाँ देखिए बेस कितनी है इसकी, डेल एन, डेल एन, और हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, डेल आर, डेल आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या मिल जाएगा हमें, डेल एन इक्वल टू डेल आर, डी की फॉर्म में लिख दीजिए इसको, डी एन डी आर कॉस थीटा, ये क्या आ गया, डी आर कॉस थीटा। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, और दिखे नहीं तो मैं बोल तो रही हूँ ना, तो सुन तो रही हो आप सही से। तो क्या हो गया ये, डी एन कॉस थीटा, सॉरी डी आर कॉस थीटा, डी एन बराबर डी एन इक्वल टू कितना हो गया, डी आर कॉस थीटा। तो ये आप लोग एक बार साइड में लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग ये साइड में लिख लीजिए। ये भी मिटा दिया है मैंने, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर लिख लेना। ये वाली टर्म ऊपर लिख लेता, ग्रेड 5 सही से साफ हो जाए। देखिए क्या लिखना है हमें, ग्रेड 5 डॉट डी आर डी 5 डी एन एन कैप डॉट डी आर। इसको मिटा देता हूँ। अब इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, वो मिटा दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए आप। हमारा जो पृष्ठ था ये S1 है, ये वाला पृष्ठ था S2, ये बिंदु था यहाँ पे P, ये बिंदु था Q, ये बिंदु था R। तो ये ऐसे लंबवत था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। ये थी डेल एन अपने पास, ये थी डेल आर, और जैसे हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर कोस थीटा, सही है। और हमें चाहिए कोस थीटा का मान। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। जल्दी जल्दी समझ लीजिए, क्योंकि पीछे से समझा दिया मैंने आपको, जनरली इस पर दिक्कत ना आए कि मैंने डायरेक्ट मान कैसे लिख दिया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये हुआ कोस थीटा का मान, बेस उठाइए वहाँ से,
डेल एन, हाइपोटेन्यूज उठाइए डेल आर, क्या हो गया ये, क्या मिला हमें, कोस थीटा डेल एन अपॉन डेल आर। तो इसको डी की फॉर्म में कर लीजिए, डेन एन डी एन अपॉन डेल आर डी आर, ये हो गया। तो हमें कोस थीटा का मान मिल गया, कितना हो कोस थीटा का मान, कोस थीटा डी एन अपॉन डी आर, डी एन का मान निकाल लीजिए, डी आर कोस थीटा। तो डी आर कोस थीटा ये, इसका जब हम ये करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, डी आर कोस थीटा। और डी आर कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो मैं ये लिखने देता हूँ और चलते हैं आगे। ग्रेड 5 डॉट डी आर डी फाई डी एन, जैसे इसका डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट डी आर कोस थीटा, क्या आएगा, डी आर कोस थीटा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिखे ना, तो डी आर कोस थीटा, ये हो गया। अब देखिए डी आर कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैंने समझा दिया आप लोगों को ताकि आप लोग परेशान ना हो कि कैसे किया। अब लिखिए जी ग्रेड 5 डॉट डी आर डी फाई डी एन डी आर कोस थीटा, यानी कि डी एन। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और ये आराम से उतार लें। और ये आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक है मैथमेटिकल, वो चल रही है, उसकी फर्स्ट वाली यूनिट। इसके 2 वीडियो डले हुए हैं इस वाली बुक के, फर्स्ट यूनिट के और सेकेंड यूनिट के। फर्स्ट तो मैथमेटिकल जो पोर्शन है अपना उसके, और जो दूसरा वाला है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था उसमें कि सर कौन सी यूनिट पढ़नी है, तो अभी हमें ये मैथमेटिकल वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम फिर आपकी वो जो चल रही है ना उसको वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी एक वीडियो है, तो फिर हम वो भी कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन है वो छोटा है। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, वो थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप है, ये इसमें थ्योरी तो है कम, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको सिर्फ ये अभी मैथमेटिकल पढ़नी है, उसके बाद में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक आगे देखिए, कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आगे करिए ग्रेड 5 और ये बच गया क्या, डी फाई, क्या मिल गया हमें, डी फाई। अब हमारा डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेड 5 के बराबर। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेड 5। डी फाई है, ये सही से लिखा नहीं, डी फाई। अब हमें डी आर का मान लिख देते हैं, डी आर का मान रखो, डी आर का मान कितना है, ग्रेड 5 डॉट ई कैप अपॉन ई कैप H1, क्या था अपने पास, E1 H1 DU1, यही था ना, प्लस E2 H2 DU2, E3 कैप H3 DU3। अब ये पिछली वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है, रेखाल्पांश वगैरह और जो आपका कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, ये दोनों पढ़ा है ना मैंने। तो इन दोनों में से यानी कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों पढ़ा है ना, तो उसमें हम लोगों ने डी आर का मान डिफाइन किया है। तो परेशान ना हो, पिछली जो वीडियो देखेंगे ना आप, मतलब फर्स्ट वाला, तो उसमें सारे करवा रखे हैं डी आर का मान ये। तो अब दोबारा से तो करवाऊँगा नहीं मैं, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से करवाएं, तो हम फिर से करवा देंगे। तो मैं डायरेक्ट मान रखूँगा, क्योंकि फिर ऐसे तो कोर्स हो नहीं पाएगा कि मैं बार बार पढ़ाता जाऊँगा। तो आप पिछली वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें डी आर का मान बताया होगा आपको। तो अब यहाँ तक हो गया। अब ग्रेड 5 का,
ग्रेड 5 को भी हम जी के रूप में डिफाइन कर देते हैं। जो जी के रूप में कैसे करेंगे इसको देखिए, G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ये हो गया, मैंने ग्रेड 5 को जी के रूप में डिफाइन कर दिया। डॉट डी आर का मान कितना है, E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। दिख तो रहा है ना आपको यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। आगे से हम यहाँ कर देंगे। ये किसके इक्वल है, D5। ये लिखते जाना D5, इसके बराबर में क्या है D5, कि मैंने छोड़ दिया तो आप लोग भी छोड़ दें। तो D5 किसके इक्वल हो गया, देख लीजिए यहाँ से इक्वल। D5 इक्वल टू G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ठीक है यहाँ तक? अब DR का मान रखिए यहाँ पे, E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2। आगे रखिए E3 कैप H3 DU3। हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, सदिश। सदिश का डॉट क्या होता है, जैसे आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई क्रॉस आई कितना होता है 0। ऐसे इसमें भी होगा। क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे ये है अपना E1 डॉट E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और E1 डॉट E2 0, E1 डॉट E3 0। तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये आप लोग एक बार उतार लेना प्रभ को समझने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। D5 E1 कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 1 H1 DU1 0 0। आगे इसी प्रकार G2 H2 DU2, इसी प्रकार आगे G3 H3 DU3। हो गया यहाँ तक? तो ये हमें किसका मान प्राप्त हो गया, D5 का। इसको इक्वेशन दे दीजिए कुछ भी। अगर पिछले हमने इक्वेशन तो दी नहीं, तो आप एक बार इक्वेशन देते रहिए इसको। हमने P के सापेक्ष Q पर जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता में परिवर्तन कितना किया था, डेल फाई अपॉन डेल आर। उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, उसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और जो फिर मैक्सिमम चेंज किया था ना हम लोगों ने, मैक्सिमम चेंज किसके बराबर किया था, इसी को कर देता हूँ मैक्सिमम चेंज डेल फाई अपॉन डेल एन। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ देखिए अब ये, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारा अदिश फलन है फाई पृष्ठ पर है, और किस में, ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि ये U1 U2 U3। तो हम क्या करते थे, जैसे ये ले लिया, ये कोई मान लिया फाई है फलन, तो किस किस का होता था U2 U3 U3। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, फाई किसका फलन होगा, U1 U2 और U3। ये इसी प्रकार फाई भी क्या होगा, ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डेल कर देंगे दोनों तरफ, अवकलन कर देंगे। कीजिए अवकलन। D5 कितना हो जाएगा, देखिए इसका करेंगे तब डेल फाई
डेल U1 du1 प्लस डेल फाई डेल U2 du2 प्लस डेल फाई U3 डेल U3 और ये हो गया U3। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 में कुछ दिख रहा है? देखिए ये अपना समीकरण 4 है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों में कुछ दिख रहा है? देखिए ये d5 है, ये तो बराबर है तो इसको तो छोड़ो, u1 है। अब इसके साथ में कौन सी टर्म है? ये, और इसके साथ में कौन सी टर्म? ये है। तो लिखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना करने पर समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर तुलना करना तो आता ही होगा आप लोगों को, तुलना तो कर ही लेंगे आप, या फिर वो भी मैं ही करूं? चलो मैं ही कर देता हूं, आप क्यों परेशान होते हो? अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से। वैसे तो कुछ बचता नहीं है कि जो समझ में ना आए, क्योंकि अच्छे से आराम से पूरा कवर करते हैं हम लोग। तो अब कंपैरिजन करेंगे इनका, यानी कि तुलना करेंगे तो क्या होगा? ये यानी कि इक्वल, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल। देखिए G1 H1 किसके बराबर हो जाएगी? डेल फाई डेल U1, इक्वेशन नंबर 6। इसी प्रकार G2 H2 देखिए किसके इक्वल है उधर? डेल फाई डेल U2, इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार आगे कर लीजिए G3 H3 डेल फाई U3, इक्वेशन नंबर 8। आगे समीकरण 6, समीकरण 7, समीकरण 8 देख लीजिए, कुछ गलती थोड़ी की है। G2 H2 डेल फाई डेल U2, G3 H3 डेल फाई डेल U3। आगे देखिए अब हमें क्या करना है? G1 का मान निकालना है। तो अब G1 का मान कैसे निकालेंगे? लिखिए समीकरण 6, समीकरण 6, समीकरण 7 व समीकरण 8 से G का मान निकालने पर, अब G का मान निकालिए। इधर G1 कितना हो जाएगा? देखिए G1 1/H1 डेल फाई डेल U1, ये तो हो गया हमारे पास G1 का मान। अब G2 का मान कितना हो जाएगा? G2 1/H2 डेल फाई डेल U2, G3 1/H3 और ये कितना हो जाएगा? डेल फाई डेल U3। ये किसका मान आ गया हमारे पास? G का मान आ गया। आ गया? ये वाला उतार लिया, और नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करो, आराम से उतार लो। मैं चलता हूँ तब तक आगे। और अभी हमने क्या किया था? ग्रेड 5
ग्रेड 5 को हमने जी के फॉर्म में डिफाइन किया था। क्या किया था? G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। इस वाली फॉर्म में किया था। इक्वेशन 7, 8, ये इक्वेशन 9 आ गई। तीनों को मिला के कौन सी हो गई? इक्वेशन 9। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 10। अब रखिए समीकरण 9 से मान समीकरण 10 में रखने पर रखिए। अब जी का मान रखेंगे तो जी का मान देख लो आप। ये G1 रहा अपने पास, G2 रहा और ये G3 रहा। तो इधर G1, G2 और G3 इनकी जगह किसका मान रखना है? ये मान रखना है। तो रखिए ग्रेड 5। G1 कितना हो जाएगा? E1 कैप H1 डेल 5 डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल 5 अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल 5 अपॉन डेल U3। ये आपका आ गया क्या? ग्रेड 5। अब कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको ले लो। ग्रेड 5 E1 कैप H1 डेल अपॉन डेल U1। 5 कॉमन आ रहा है सब में, तो 5 कॉमन ले लो। E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। कॉमन क्या आ गया? 5। कॉमन क्या आ गया? 5। अब ये देखिए किसकी वैल्यू है, कुछ पता चल रहा है? ये है अपनी डेल संकारक, डेल ऑपरेटर की वैल्यू है कितनी? लिख लिए, चूंकि डेल अपॉन डेल इक्वल टू H1 E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 H3 डेल अपॉन डेल U3। ये इसलिए ग्रेड 5 क्या हो जाएगा अपना? ग्रेड 5 इक्वल टू ये डेल, ये निकालना। ग्रेड 5 को किसके इक्वल कर दिया? डेल 5। ये प्राप्त हो गया है। उतारिए अब यहाँ तक। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर है आपकी, और आपकी थर्मोडायनेमिक्स चली रही है। ये मैथमेटिकल है, एक बची है वो बुक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी पूरी करवा देंगे। और आपकी कॉलेजें खुलने वाली तो है नहीं, 30 तारीख तक आ गई डेट, 30 तारीख तक खुलेगी नहीं। और अगर दिसंबर में भी नहीं खुली तो फिर वही जनवरी में जाएगी, जनवरी में खुलेगी। जनवरी में खुलेगी तो फिर मतलब समझते हो कि सेशन तो वही रहेगा हमारा, कि एग्ज़ाम तो वही अप्रैल में लगती है आप लोगों की, अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपकी वीडियो रेगुलर आती है आप लोगों के पास, तो वीडियो देखिए। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उतार लिया होगा यहाँ तक। ये तो हो गई हमारी अधिक्षेत्र की प्रवणता। सॉरी, मैं इधर से, चलो वीडियो पॉज कर लेना, मैं इधर से मिटा देता हूँ, तब तक आप उधर से उतार लो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र की प्रवणता, सॉरी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या पढ़ेंगे? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस।
जैसे आपकी ये बुक है जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, अच्छा है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल तो कुछ है नहीं, पूरा पूरा मैथमेटिकल ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में और याद करने में, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी याद करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बजाय उसकी डेरिवेशंस के। तो इसमें सिर्फ डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी तो होगी नहीं, तो आराम से पढ़िए, ठीक है।